आपके बेटे में और आपके दोस्त के बेटे में फ़र्क ये है कि आपका बेटा निकम्मा है, कामचोर भी है, लेकिन आपके दोस्त का बेटा काफ़ी मेहनती है। वो जो भी बिज़नेस करता है काफ़ी बेहतर करता है। प्राइवेटाइजेशन ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि सिर्फ सरकारी कंपनियों को बेच देना ही प्राइवेटाइजेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। कंपनियों को बेचना निजीकरण का एक छोटा सा हिस्सा है। हम लोग इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन से आम जनता को क्या फ़र्क पड़ सकता है, यानी कि आपको इस देश में हो रहे निजीकरण से क्या फ़र्क पड़ सकता है और आम जनता को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान, और भारत में क्या प्राइवेटाइजेशन होना सही है या गलत। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में ये समझ लेते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण होता क्या है। किसी भी सरकारी कंपनी का ऑनरशिप जब चेंज होकर किसी प्राइवेट हाथों में चला जाए तब उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। मतलब एक कंपनी जिसका मालिक सरकार है वो बदलकर जब एक प्राइवेट इंसान जब उसका मालिक बन जाए तब उसे निजीकरण कहते हैं। अब यहाँ प्राइवेट इंसान की जगह पर कोई भी हो सकता है, एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल, एक कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनी, कोई भी, और कहीं से भी, नेशनल इंटरनेशनल कहीं से भी। ओके, यहाँ 4 तरह से ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि 4 तरह से प्राइवेटाइजेशन होता है। पहला है डेलीगेशन। इसमें लीज, ग्रांट, फ्रेंचाइजी या कॉन्ट्रैक्ट के तहत सरकार किसी सरकारी कंपनी का ऑनरशिप और जिम्मेदारी अपने हाथों में रखता है, लेकिन जो रोज़ दिन का कामकाज होता है वो किसी प्राइवेट पार्टी के हाथों में दे दिया जाता है। दूसरा है डिवेस्टमेंट। इसमें सरकार किसी सरकारी कंपनी का ज़्यादातर हिस्सा एक या एक से अधिक कंपनियों के पास बेच देता है। ऐसे कंपनियों का थोड़ा बहुत ऑनरशिप सरकार अपने पास रख सकता है, लेकिन बहुत ही निम्न हिस्सेदार होता है। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जिस क्षेत्र में सरकारी कंपनी पहले से ही मौजूद हो उसी क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी को भी घुसने दिया जाता है। फिर प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी से कम्पीट करता है और धीरे धीरे जब प्राइवेट कंपनी बेहतर काम करने लगता है तब सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। चौथा है डिसइन्वेस्टमेंट। इस साल 2021 के बजट में आप लोग इस शब्द को ज़रूर सुने होंगे। किसी सरकारी कंपनी का एक हिस्सा या पूरी की पूरी कंपनी को ही जब किसी प्राइवेट पार्टी के हाथों बेच दिया जाए तब उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब हम लोग प्राइवेटाइजेशन से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। निजीकरण से सिर्फ फ़ायदा या सिर्फ नुकसान नहीं है, बल्कि दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग फ़ायदे के बारे में समझ लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदे क्या क्या हैं। ओके, यहाँ पहला फ़ायदा ये है कि सरकारी कंपनियों के मुकाबले प्राइवेट कंपनियाँ बेहतर काम करती हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के अंदर कम लागत में बेहतर काम करने पर प्रॉफिट इंसेंटिव्स दिया जाता है। इंसेंटिव्स यानी कि जब प्राइवेट कंपनी को लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तब उस प्रॉफिट में से आपको जो सैलरी मिलता है उस सैलरी के अलावा कुछ अलग चार्जेस दिया जाता है आपके प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए। आमतौर पर किसी सरकारी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। इस इंसेंटिव्स के कारण प्राइवेट कंपनियों में कम से कम लागत में या फिर कम से कम समय में बेहतर से बेहतर काम वहाँ के कर्मचारी करने का कोशिश करते हैं, जिससे कुल मिलाकर कंपनी का क्षमता ही बढ़ता है। राइट। यहाँ दूसरा फ़ायदा ये है कि प्राइवेट कंपनियों के अंदर राजनीतिक दबाव काफ़ी कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। इसके ठीक उल्टा सरकारी कंपनियां राजनीतिक दबाव में ही काम करती हैं। अगर राजनीतिक पहुंच है, पहचान है, तो आसानी से काम मिल जाता है। काबिल ना होने के बावजूद भी लगातार प्रमोशन मिलता रहता है। सरकारी कंपनियों में ज़रूरत से ज़्यादा जो संख्या होनी चाहिए कर्मचारियों को, उस ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी दे दिया जाता है ताकि सरकार पर जनता बेरोज़गारी का सवाल ना उठा सके। कई सारे सरकारी कंपनियों में जाति और धर्म को देखते हुए भी नौकरी दिया जाता है और इन्हीं सब के वजह से सरकारी कंपनी का क्षमता घट जाता है। और यही सब चीज़ें एक प्राइवेट कंपनियां में नहीं होती हैं। राइट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइवेट कंपनी में राजनीतिक दखलंदाजी कम होने पर करप्शन कम नहीं होता है। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए
एक 500 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट है जो किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया पूरा करने के लिए। ओके, अब उस 500 करोड़ में से यहाँ पर 100 करोड़ रूलिंग पार्टी को घूस दिया जाएगा, 100 करोड़ कंपनी खुद अपने पेट में पचा लेगा, और अब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट 300 करोड़ में पूरा होगा। अब आपको अगर यहाँ पर ये लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है, तो विश्वास कीजिए आप बहुत भोले इंसान हैं। किसी भी फर्म को लंबे समय तक लाभ हो, इसके लिए उसके बुनियादी ढांचे को तैयार करना पड़ता है, लेकिन किसी भी सरकार को अपने अगले चुनाव से मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी वजह से सरकार उसी परियोजना में ज़्यादा खर्च करेगा जो उसे चुनाव के आसपास फ़ायदा पहुंचा सके ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। और ये सब चीज़ें किसी प्राइवेट कंपनियों में नहीं होती हैं। यहाँ पर सरकारी कंपनियों के अंदर कोई ख़ास दबाव नहीं होता है काम करने का, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में स्टेक होल्डर्स का दबाव होता है बेहतर तरीके से काम करने का, राइट। प्राइवेट कंपनियों के बीच कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, जिससे जनता को बेहतर सामान और सर्विस मिलता है। सरकारी कंपनियों को कंपटीशन से कोई मतलब नहीं होता है। आप BSNL का हालत देख सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन का एक मकसद ये भी है कि सरकार के ऊपर जो कर्ज है उसे दूर किया जा सके, उसे कम किया जा सके। अब हम लोग प्राइवेटाइजेशन से होने वाले नुकसान के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचती है। किसी भी कंडीशन में वो अपने फ़ायदे के लिए ही काम करती हैं, राइट, चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो अगर प्राइवेट कंपनी को नुकसान होगा तो या तो कंपनी काम करना बंद कर देगी, या फिर सर्विस या फिर सामान की क्वालिटी घटा देगी, या फिर उसका दाम बढ़ा देगी, जिससे आम जनता को काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन सरकारी कंपनियों के साथ ऐसा नहीं है। सरकारी कंपनियों को नुकसान हो फिर भी सब्सिडी की मदद से वो जनता को परेशान होने नहीं देता है, जनता को नुकसान इससे नहीं होता है। ऐसा कुछ क्षेत्र है जैसे कि परिवहन क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों को प्राइवेटाइज करने में परेशानी ज़्यादा है। आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि कोरोना काल में आपने देखा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद कर दी गई थी। ऐसे क्षेत्रों को प्राइवेटाइज करने में परेशानी ये है कि गरीब लोग और आम जनता को ज़्यादा परेशानी होता है। अगला नुकसान है मार्केट में नेचुरल मोनोपोली का आना। मोनोपोली का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऐसा क्षेत्र या फिर ऐसा सामान जिसके ऊपर कंपटीशन ना के बराबर हो। तो ऐसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि पानी या फिर रेलवे जैसे क्षेत्र में आसानी से प्राइवेटाइजेशन के वजह से नेचुरल मोनोपोली आ सकता है, लेकिन सरकार चाहे तो इसे कंट्रोल कर सकता है। अब ऐसा क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, शिक्षा क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों से आम जनता, भारत के आम जनता को डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ऐसे क्षेत्रों को प्राइवेटाइज किया जाए तो भारत के जो गरीब जनता है और जो आम जनता है उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब पूरे निजीकरण को एक उदाहरण की मदद से आपको ऊपर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 3 इंसान हैं। एक आप हैं, दूसरा आपका बेटा है, तीसरा आपके दोस्त का बेटा है, और आपके पास कुछ जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जो आपने अपने पूरी ज़िंदगी भर में कमाया है। ओके, अब आपके बेटे में और आपके दोस्त के बेटे में फ़र्क ये है कि आपका बेटा निकम्मा है, कामचोर भी है, लेकिन आपके दोस्त का बेटा काफ़ी मेहनती है। वो जो भी बिज़नेस करता है काफ़ी बेहतर करता है, हमेशा प्रॉफिट करता है, हमेशा फ़ायदे में रहता है, लेकिन आपके बेटे का कोई ठीक नहीं है। ओके, दूसरा फ़र्क ये है कि आपका बेटा इंसान अच्छा है, वो हमेशा लोगों के भलाई के लिए ही काम करता है, थोड़ा बहुत घूस लेता है, लेकिन नुकसान हो फिर भी वो लोगों के भलाई के लिए ही काम करता है। लेकिन जो आपके दोस्त का बेटा है वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, उसे लोगों से कोई मतलब नहीं है, उसे अपने फ़ायदे के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। आप खुद कर्ज में हैं और आपके पास जो जायदाद है आप उसे अपने बेटे या अपने दोस्त के बेटे के, इन दोनों में से किसी एक इंसान को आप देना चाहते हैं, जो कि आपके जायदाद को भी बढ़ाए, आपका कर्ज भी ख़त्म करे और आपके परिवार का भी ख्याल रखे। यहाँ पर आपकी गलती ये है कि आपने अपने बेटे के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही देना चाहते हैं।
अगर अभी भी आप अपने बेटे के ऊपर ध्यान दें, उसे समझाएं, तो उसका बिज़नेस बेहतर हो सकता है। लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं, अभी भी नहीं करना चाहते, और क्यों नहीं करना चाहते हैं ये आप जानें। तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि यहाँ पर सरकार कौन है, सरकारी कंपनी कौन है और प्राइवेट कंपनी कौन है। ओके, और प्राइवेटाइजेशन को लेकर आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ, जानकारीपूर्ण लगाओ, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। टुवर्ड्स द चेंज।